श्रेणी के लिए वीडियो नंबर फर्स्ट देखेंगे। यह इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम कुछ छोटे छोटे बात सीखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ डिफिनेशन लिख देते हैं इस पर और फिर आपको अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसके थ्रू मैं आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, आइए लिखना स्टार्ट। मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिख दिया है और फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने कॉपी पर पहला स्टार देकर लिखिए कि अनुक्रम क्या है, क्योंकि स्टार बनना है ना। जैसे हम त्रिकोणमिति पढ़ाए थे बेसिक टू एडवांस, वैसे ही मैं इसको भी करने वाला हूँ। तो आप बस सब्र करिए और लिखते चलिए, उसके बाद देखिए कितना कमाल होने वाला है। तो आप अपने कॉपी पर पहले लिख लीजिए कि सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है। मैं हटा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसका डिफिनेशन तो देखिएगा। एक संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हमने लिखा है, देखिए 3, 6, 9, 12, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इन संख्याओं को देख करके ये बता सकते हैं कि इसके बाद वाला नंबर क्या है ना। तो कैसे बता सकते हैं, तो आंसर एक नियम लिखा गया है। जैसे इसको 3 को पहाड़ा बोल सकते हैं, ये टेबल है ना। तो एक नियम के अनुसार लिखा गया है। इस कारण से जब जब लिखते हैं ऐसे नियम के अनुसार, और एक और बात, हमेशा कॉमा देकर के लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। मतलब कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हो, अनुक्रम कहलाता है। बात समझ आ गई। जैसे देखिए 3, फिर 3 ऐड करेंगे तो 6, फिर 3 ऐड करेंगे तो 9, फिर 3 ऐड करेंगे तो 12। तो एक निश्चित नियम है कि नहीं है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 3 फिर 10 जोड़िएगा तब अगला मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं है। एक निश्चित नियम चल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए आपका एक फैमिली है, आपका बड़ा सा फैमिली है, तो फैमिली में अलग अलग तरह के नाम होता है ना। क्योंकि सबका नाम अगर एक जैसा रख दिया जाए तो किसी को पहचानने में दिक्कत होगी। हाँ, फेस से पहचाना जा सकता है, बट कोई अगर अननोन पर्सन आपको पुकारे तो आप नहीं जान सकते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं ना कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो पद, इसका भी हम एक नामकरण करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा देर बात करेंगे। अभी एक नोट में बात एक लिख लीजिएगा दोस्त। किसी अनुक्रम के जो सदस्य, जैसे ये मेंबर है ना, फैमिली का मेंबर है, तो इसके जो पद है, ये जो है ना पद, इसको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। बात समझ आई। फिर से, किसी अनुक्रम के जो सदस्य है, यानी ये अनुक्रम है और इसके जो सदस्य है, उन सदस्यों को क्या बोलते हैं, तो आंसर है पद बोलते हैं। ब्रैकेट में टर्म कर लीजिएगा। ये बात समझ आया इतना। चलिए अब हम और कुछ आगे बढ़ते हैं। इतना उतार लीजिए तब। मैंने यहाँ पर कुछ और भी बातें लिख रखा है और ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये क्या लिखे हैं हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, उसी बात को यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है सुनिएगा। अनुक्रम के पदों यानी टर्म्स को A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट AN या फिर T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि एक बड़ा सा फैमिली है, तो फैमिली का नामकरण करना है, तो पहले फैमिली का जो पहला मेंबर होगा उसको क्या कहा जाएगा, A1, और उसका हिंदी में नाम क्या होगा, पहला पद। बात समझ आई। अच्छा, जो फैमिली का सेकंड मेंबर है उसको क्या कहा जाएगा, A2 या फिर T2, और इसका नाम क्या होगा, दूसरा पद। तो इसी प्रकार से हमने यहां पर लिखा है A1 या T1 बराबर पहला पद, A2 या T2 बराबर दूसरा पद, फिर डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसी प्रकार से दोस्त देखिएगा, तो मैंने TN और यहाँ पर AN लिखा है, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो AN या TN इसको पढ़ा जाएगा अंतिम पद या nवां पद, ब्रैकेट में लास्ट टर्म। ठीक है, जैसे एक उदाहरण समझाता हूं दोस्त। जैसे मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 20। तो अगर किसी ने पूछा मेरे से कि बताइए इसका प्रथम पद क्या है, तो मैं कहूंगा यहाँ A1 मतलब प्रथम पद। देखिए ना, मैंने लिखा हूं ना, पहला पद या प्रथम पद, या इसी को हम क्या लिखते हैं, T1 लिखते हैं। तो बराबर कितना, तो आंसर है 2। किसी ने पूछा A2 बताइए, तो ये है A2। किसी ने पूछा A3 बताइए, तो ये है A3। अच्छा, तथा किसी ने पूछ दिया कि अंतिम पद बताइए, तो मैंने क्या कर दिया, AN या TN। जब जब कोई भी बोले अंतिम पद, आपको समझना है AN या फिर TN। इतना क्लियर है। चलिए, AN या TN अंतिम ये है ना, दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है और अंत कहाँ हुआ है, यहाँ पर, इसके आगे तो और जाना नहीं है। तो ऐसे में ये अंतिम हुआ, तो यानी ये कितना दिया, 20 दिया।
आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारा मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा। आप अपने कॉपी पर इतना पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम कुछ और बातें आपको बताते हैं, उसको बाद इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके चलिए अब हम इसको बोर्ड पर लिख दिया हूं। देखिए बार बार मैं बोलता हूं कि बोर्ड पर इसलिए लिखते हैं क्योंकि समय बचेगा। और मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं, इस तरीके से बोर्ड पर लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिलीव मी, क्योंकि इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, इतना गारंटी लेते हैं मैं आपको, ठीक है। तो इसलिए अच्छा से इसको देखिए और पूरे इसको बिहार में फैलाइए, क्योंकि सबको जानना जरूरी है, बेसिक टू एडवांस देने वाला हूं तो सबको जानना जरूरी है। तो अपने मित्रों को भी सहायता करिए इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो आइए अब हम और आगे जानते हैं। एक छोटा सा नोट अपने कॉपी में दर्शा लीजिए कि किसी अनुक्रम का जो एनवा पद है, एनवा पद, उसको क्या बोलते हैं, व्यापक पद बोला जाता है। ये बात समझ आई? ओके अब थोड़ी देर पहले हमने बताया ना, इसको किससे सूचित करेंगे, तो आंसर है ए या फिर टीएन द्वारा सूचित किया जाता है। इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए अगला स्टार देकर लिखिए दोस्त, अनुक्रम के प्रकार। देखिए ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि डिफिनेशन है, मैं डिफिनेशन लिखते जाना रहा हूं, अब अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा। तो देखिए लिख दिया मैंने अनुक्रम के प्रकार, और लिख लीजिए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो मैं बताऊं दोस्त, अनुक्रम दो प्रकार के होता है, पहला परिमित अनुक्रम और दूसरा अपरिमित अनुक्रम। इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरे को बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो इतना अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब मैं परिमित अनुक्रम का डिफिनेशन लिखूंगा और फिर अपरिमित अनुक्रम का डिफिनेशन लिख दे रहा हूं और फिर मैं आपको समझा देता हूं, तो फिर और आगे बात किया जाएगा, ठीक है। इतना तब तक यहाँ पर कुछ और भी डिफिनेशन लिख रखा है और आइए अब हम इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, पहला परिमित अनुक्रम क्या है, आप अपने कॉपी में लिखिए और देखिए बहुत आसान होता है परिमित अनुक्रम। देखिए इसका इंग्लिश अगर समझा जाए तो फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, परिमित, मतलब जिसमें सीमा हो, है ना। तो वही बात है, यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, है ना। यानी कि मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक अनुक्रम दे दिया जाए, उसमें जो पदों की संख्या है ना उसकी गिनती संभव हो, मतलब जिसको गिना जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे दोस्त, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 100 तक लिखा है, तो इसको हम गिन सकते हैं कि हाँ यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक कितना नंबर है, हम बता सकते हैं इसमें, क्योंकि 100 से आगे नहीं ना बढ़ेंगे, इसलिए मैं बता सकता हूं या फिर आप भी बता सकते हैं या फिर कोई और भी बता सकता है, ठीक है। जैसे एक और उदाहरण, 3 6 8 फिर 18 54 डॉट डॉट 486, तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक कितने नंबर होने वाले हैं। यानी इसमें ये तो लास्ट कंडीशन लगा दिया गया है कि यहीं तक आकर के आपको रुक जाना है। इस बात का मतलब यह है कि यह दोनों कौन सा सीक्वेंस है, तो आंसर है फाइनाइट सीक्वेंस। इतना क्लियर है? चलिए ओके दोस्त, अब हम समझेंगे अपरिमित अनुक्रम क्या होता है। तो बस इसके उल्टा है एकदम, जैसे इसमें पदों की संख्या सीमित होती है और इसमें क्या कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो, सिंपल। यानी वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित, मतलब कि सीमित ना हो, यानी कि क्या, असीमित हो। सीमित ना हो का मतलब क्या, असीमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। जैसे दोस्त 1 2 3 फिर डॉट डॉट डॉट, दोस्त आप बता सकते हैं क्या यह 10 तक ही जाएगा, 100 तक ही जाएगा? नहीं, ये कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं है ना। और जैसे ये भी देख लीजिए 2 4 8 16, ये भी हमें पता नहीं है कहां तक जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट वाला टर्म नहीं लिखा गया है, कहां तक जाएगा किसी को पता नहीं। ऐसे में ऐसे अनुक्रम को क्या कहा जाता है, अपरिमित अनुक्रम कहा जाता है। इतना बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक इतना उतारिए और आगे देखते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखा है, इसको जानेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं दोस्त, यह जो चैप्टर है हमें क्लास 10 तक ही नहीं पढ़ना है, बल्कि एज अ क्लास 11, एज अ 12, एज अ कॉलेज लेवल, मतलब कहीं पर भी चले जाए, बीएससी एमएससी आईएससी, हर जगह इसको पढ़ना है। तो क्यों ना ढंग से पढ़ा जाए, तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि नहीं लिखवाऊंगा तो आगे चल करके आपको डाउट उत्पन्न होने लगेगा कि ये कैसे हो जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब जड़ ही मजबूत ना हो तो ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं होता है। इस कारण से मैं हर एक चीज दूंगा आपको, पहले थ्योरी दूंगा और मैं बता दूं ऐसा थ्योरी दूंगा कि आप अभी से ही एयरफोर्स नेवी एनडीए का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। बिहार बोर्ड को तो बहुत आसान बात है,
क्योंकि कंपटीशन जब कोई सोल्व कर देता है तो फिर बिहार बोर्ड उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं रह जाता है। तो इस कारण से मैं एक एक टॉपिक का डिफिनेशन लिखवा रहा हूं। तो चलिए स्टार देकर अपने कॉपी पर लिखिए श्रेणी क्या है। तो देखिए दोस्त, मैं बताऊं श्रेणी क्या होता है। सबसे पहला अनुक्रम आपको क्लियर है। अनुक्रम मतलब ये वाला निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है और कॉमा हो, है ना, तो अनुक्रम है। तो याद रखिएगा दोस्त, जब अनुक्रम को प्लस साइन के साथ लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो जो मिलता है उसी को श्रेणी बोलते हैं। डिफिनेशन कैसे देंगे, तो कहेंगे यदि A1, A2, A3 डॉट 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 AN एक अनुक्रम है तो सिंपल जब हम इसको प्लस साइन के साथ लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो मिलेगा वो श्रेणी होगा। बात समझ आ गई। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, देखिएगा ध्यान से, एक अनुक्रम और एक तरफ श्रेणी लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 एक, अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए अनुक्रम है तो जब मैं इसको प्लस साइन के साथ लिखूंगा यानी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट डॉट, तो वो क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। B, B², BQ अगर यह अनुक्रम है तो जब मैं प्लस साइन के साथ इसको लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। कोई डाउट हो अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब दोस्त, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा अनुक्रम के प्रकार, उसी तरीके से श्रेणी के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो आइए अब हम श्रेणी के प्रकार के बारे में जानेंगे। तब तक इतना उतार लीजिए। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर कुछ और भी बातें, जैसा कि मैंने बोला कि अगला हेडलाइन हमारा होगा श्रेणी के प्रकार। तो अपने कॉपी में दर्शा लीजिए टाइप्स ऑफ सीरीज और लिखना स्टार्ट करिए। श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, पहला परिमित श्रेणी और दूसरा अपरिमित श्रेणी। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि परिमित श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि परिमित श्रेणी, आप भी अपने कॉपी पर लिख लीजिए फाइनाइट सीरीज। तो सिंपल दोस्त, हम जैसे थोड़ी देर पहले परिमित अनुक्रम का डिफिनेशन पढ़े कि जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसको हम परिमित अनुक्रम बोलते हैं, इसी प्रकार से इसमें भी होता है कि वह श्रेणी, देखिए जैसे जैसे लिखा हूं मैं पढ़ दे रहा हूं, सुनिएगा। वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, इस बात का मतलब यह है कि श्रेणी को जोड़ना संभव हो, उसे परिमित श्रेणी कहा जाएगा। मतलब जैसे दोस्त देखिएगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 20, तो इसको हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? तो आंसर है हाँ। यहां से लेकर के यहां तक के नंबर को जोड़ सकते हैं ना। देखिएगा आगे चल करके मिलेगा, इसका एक अचूक मंत्र मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे जुड़ गया, है ना। गजब का ट्रिक मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैं डिफिनेशन की केवल और बात कर रहा हूं, तो अभी तरह समझिए। देखिए इसमें जो है ना लास्ट टर्म है, तो आप आज से दोस्त लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जिसमें लास्ट टर्म दिया हो तो उसको हम बोलेंगे परिमित। ठीक है, और अगर प्लस के साथ लिखा गया तो श्रेणी और कॉमा के साथ लिखा गया तो अनुक्रम। सिंपल। तो श्रेणी और अनुक्रम में अंतर समझ आ गया होगा। अनुक्रम का मतलब कॉमा देकर के लिखेगा, श्रेणी का मतलब प्लस देकर लिखेगा। बात समझ आ गई। तो बस यहां पर भी बातें वही है। तो आप लिख लीजिए परिमित श्रेणी, इसका डेफिनेशन मैं हटा हूं। अब हम अपरिमित श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। तब तक इतना। चलिए दोस्त, हम देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला जो लिखा गया है अपरिमित श्रेणी यानी इनफाइनाइट सीरीज। तो जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा ना अपरिमित अनुक्रम, बस सेम है वही भी। देखिएगा क्या डिफिनेशन होगा, तो वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित न हो, अर्थात श्रेणी को जोड़ना संभव नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिमित श्रेणी कहा जाता है। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जैसे अपरिमित अनुक्रम में पढ़ा था ना, अनुक्रम मतलब बार बार बोले कॉमा दे करके, तो उसमें यहाँ पर देखिएगा कोई भी लास्ट में बाउंडेशन लगाया गया, क्या बाउंड्री लगाया गया है? नहीं लगाया गया। तो आज से लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जब भी बाउंड्री न लगाया गया हो तो उसको वर्ड यूज किया जाता है अपरिमित, यानी अनडिफाइंड है ना। तो वही बात है कि इसको हम जोड़ नहीं सकते। अब बहुत लोग कहेंगे क्यों नहीं जोड़ सकते, 8, 6, 14, 4, 18 तो 20, तो इसका मतलब थोड़ी ना है अभी और आगे बढ़ रहा है। कहां तक जाएगा आपको पता है? नहीं पता है। इस कारण से इसमें पदों की संख्या सीमित नहीं है, और जब पदों की संख्या सीमित नहीं है तो इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये बात समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है इतना सारा बात क्लियर हो गया। जैसे इस वीडियो में जानना है हमें दोस्त, ये श्रेणी क्या है, श्रेणी क्या है। जैसे आपके सामने ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा समांतर श्रेणी, तो हम समांतर श्रेणी पर आएंगे, पहले हम जानते हैं कि श्रेणी क्या है।
ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब हम किसी अनुक्रम को, आप अनुक्रम समझ रहे होंगे क्या होगा, क्योंकि मैंने पीछे वाली वीडियो में ये अनुक्रम बता दिया है। तो मैंने कहा कि दोस्त जब किसी अनुक्रम को एक विशेष नियम के आधार पर लिख दिया जाता है तो उसे ही श्रेणी करते हैं। और उस श्रेणी को दोस्त हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जिसका नाम है समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा हरात्मक श्रेणी। चूंकि हमारा सिलेबस क्या है, समांतर श्रेणी पढ़ना, और बाकी के जो 2 बच रहा है गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, उसे क्लास 11 में हमें पढ़ना है। तो आइए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए डेफिनेशन लिख रखा है और आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं इसको रीड कर देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिखिएगा, श्रेणी क्या है, व्हाट इज प्रोग्रेशन। तो इसका आंसर है कि जब किसी अनुक्रम को, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला वही बातें लिखा हूं, कि जब किसी अनुक्रम को किसी विशेष नियम के आधार पर लिख दिया जाता है तो उसे ही श्रेणी कहते हैं। और दोस्त श्रेणी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, तो ये 3 प्रकार के होता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले। पहला बोलते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। दोस्त मैं आपको एक छोटा सा नोट लिखवा दूंगा और आप अपने कॉपी पर जरूर लिखिएगा, वो ये कि नोट जीपी और एचपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी आईएससी में पढ़ना है। ये अपने नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये माइंड सेट रहे कि हाँ इस दोनों को हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है। मेन कौन सा पढ़ना है, तो आंसर है समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आपको हर एक चीज दूंगा, एक बेसिक टू एडवांस ले जाना है आपको। पहले डिफिनेशन सहित आपको मैं भूमिका बनवा रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, और फिर मैं अब टॉपिक पर स्टार्ट कर रहा हूं समांतर श्रेणी। चलिए इसको रफ करते हैं, इसको उतार। ओके दोस्त, आइए अब हम समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी क्या है। तो जैसा कि आपको डिफिनेशन दिखाई दे रहा होगा, ये सिंपल डिफिनेशन है, मैं डिफिनेशन पढ़ाऊंगा उससे पहले मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 डॉट 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 100 तक, मान लीजिए सपोज हमने इसको लिखा। ओके, ऐसे में आपको ये बात पता है, इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3, इसको A4, इसको A5 डॉट डॉट, इसको AN बोलते हैं। ये बात मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद दोस्त हम इस जो नंबर लिखे हैं, इस नंबर में अगर देखिएगा गौर से तो कुछ खास बात दिखाई दे रहा होगा, वो ये कि अगर मैं 2 में 2 ऐड करूं तो नेक्स्ट वाला टर्म मिल रहा है। फिर अब इसको देखिएगा तो इसमें भी अगर मैं 2 ऐड करूं तो क्या मिल रहा है, नेक्स्ट मिल रहा है। फिर इसको देखिएगा, फिर 2 ऐड करिएगा तो बाद वाला मिल रहा है, फिर 2 ऐड करिए फिर से बाद वाला मिला। आप हर बार ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पीछे वाला नंबर है, अगर उन नंबरों में मैं एक नंबर ऐड करूं तो आगे वाला नंबर हमें मिल रहा है, और वो नंबर कौन सा है, तो आंसर है 2 है। इस बात का मतलब ये हुआ दोस्त कि समांतर श्रेणी में होता ये है कि जो 2 क्रमागत पद है, ध्यान सुनिएगा, इसका डेफिनेशन में लिखा हूं, वह समांतर श्रेणी यानी कि वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है जिसमें 2 क्रमागत का मतलब ऐसे लगातार, कोई भी 2 ले सकते हैं आप, ये 2 इसको लीजिए या फिर इन दोनों को लीजिए या फिर इन दोनों को या फिर इन दोनों को, किसी 2 लगातार पदों का अंतर यानी क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है। इस बात का मतलब कि इन दोनों को घटाइएगा ना तो हमेशा रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे देखिए ना, 4 में से 2 घटाइएगा तो रिजल्ट 2 मिला, 6 में से 4 घटाइएगा तो अगेन 2 मिला, 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 मिला, 10 में से 8 घटाइएगा तो 2 मिलेगा। चाहे आप कहीं तक चले जाइए, अगर ऐसे लिखा गया है तो हर बार जो मिलेगा एक समान अंक मिल रहा है। और ध्यान सुनिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट बात, और आपको बता दूं मैं, इस जो समान अंक मिल रहा है 2 क्रमागत पदों के घटाने के बाद, इस वाले को हम बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। यानी 2 क्रमागत पदों के अंतर से जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, और इसे डी द्वारा सूचित करते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं तुरंत लिखवा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अभी केवल 2 क्रमागत पदों के अंतर से जो राशि प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, इसे डी से सूचित करते हैं। ओके,
और सार्वंतर को कैसे डिफाइन करना है मैं तुरंत लिखता हूं। पहले आप अपने कॉपी पर इसको उतार लीजिए और मैं एक उदाहरण दे देता हूं और उसको उतार लीजिएगा और फिर हम सार्वंतर का डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए इसको दोस्त ये दो आप उदाहरण भी दर्शा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए अब हम बात करते हैं सार्वंतर का डेफिनेशन कैसे देना है, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ओके। तब तक इतना होता है। सार्वंतर का डेफिनेशन लिख दिया है, आप अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने जो डेफिनेशन बताया है उसी बात को लिखा है। तुरंत मैं उसका उदाहरण देता हूं, सुनिएगा ध्यान से, एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनिए। क्रमागत दो पदों के अंतर से जो राशि प्राप्त होती है उसे सार्वंतर कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज, फिर लिखिएगा सार्वंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। फिर अगला स्टार देकर लिखिएगा दोस्त कि इसे निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। मतलब इसका सूत्र सार्वंतर बराबर होता है an-an-1। तो ये मेन मीनिंग समझना है, ये क्या है मैं आपको तुरंत क्लियर कर देता हूं। जैसे दोस्त देखिएगा ध्यान से एकदम, मैंने लिखा 6, 12, 18, फिर लिखा 24 ... 60 तक, ठीक है, इतना लिखा। अब मैंने यहां से कहा कि इसका सार्वंतर निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां लिखूंगा, यहां आपको ये बात पता है दोस्त a1 है, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है। तो ये रहा आपका a1, तो a1 बराबर कितना, तो आंसर है 6। a2 बराबर, तो आंसर है 12। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो ये 12 हो गया। अच्छा, इसलिए आप d कैसे निकालिएगा सुनिएगा। d बराबर सूत्र होता है दोस्त an। अब सुनिएगा, कहीं पर दोस्त n लिखा है और n-1 लिखा है। इस बात का मीनिंग क्या है सुनिएगा। n का मतलब जैसे हमने लिख दिया 4, तो ये क्या होगा, सिंपल n की जगह पर कितना रखा, 4। तो यहां पर क्या रखेंगे, 4-1, यानी 4, इधर क्या हो जाएगा 3। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि n बड़ा है और n-1 छोटा है कि नहीं है। जैसे एक और 7 हमने ले लिया तो n-1 कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। तो मतलब इसका यह हुआ दोस्त कि जो बाद वाला है, यानी कि बाद वाला अब माइनस पहले वाला, एक पहले वाला, सुनिएगा, ये हमारा बाद वाला है और उसके एक पहले वाला, फिर बाद वाला एक पहले वाला, बाद वाला एक पहले वाला। कभी भी दो ऐसे घटाना है, ऐसा नहीं कि 24 में से 6 घटा दिया, एक बार 18 में से 6 घटा दिया, तो अंतर समान नहीं मिलेगा क्योंकि क्रमागत नहीं है। देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्रमागत का मतलब ये कि अंतिम और उसके जस्ट पहले, अंतिम और उसके जस्ट पहले, जैसे देखिए ये अंतिम है और जस्ट पहले कौन है, ये है। अंतिम है, जस्ट पहले कौन है, ये है। तो इन दोनों को जब घटाइएगा तो एक वैल्यू मिलेगा और उस वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, सार्वंतर कहा जाता है। जैसे अब सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, इधर हमने क्या लिखूंगा, a2, पहले बड़ा वाला लिखना है फिर छोटा वाला। आगे और क्लियर करूंगा, बहुत सारा उदाहरण दूंगा आपको, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी सुनिए क्या लिखूंगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी द्वितीय पद कितना, 12 - 6 बराबर में 6। कॉमन डिफरेंस निकालने आया, फिर से सुनिएगा ध्यान से। हमें क्या करना है ना, बाद वाला पद माइनस प्रथम पद घटाइएगा तो जो मिलेगा उसी को सार्वंतर कहा जाता है। अब देखिएगा हर बार 6 ही मिलेगा। देखिए ये इसमें से इसको घटाइएगा 6 मिला, 24 में से 18 घटाइएगा तो 6 मिलेगा, यानी हर बार समान वैल्यू ही हमें मिलेगा। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको सार्वंतर क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्रमागत दो पदों के अंतर से जो राशि प्राप्त होती है उसे सार्वंतर कहा जाता है और सार्वंतर बराबर होता है an-1। मतलब कि जो पद है उसका जस्ट पहला वाला पद, यानी कि पहले बाद वाला पद लिखना है और उसके एकदम पहले वाला पद को घटाइएगा तो मिलेगा आपका डी। बात समझ आ गई। चलिए अब हम दोस्त एक बात लिखने जा रहे हैं, इसको नहीं उतारना है, आप इन सबको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं उसको लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो क्या लिखने जा रहा हूं तुरंत बताते हैं। इसको तब तक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हूं जो कि ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड कई एक बात पूछता है और मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने लिखा है कि जो सार्वंतर का मान है वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में बनता है दोस्त, मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके ऑब्जेक्टिव।
अभी देखिएगा कैसे इसको प्रूफ करते हैं कि हाँ कब कब शून्य मिलेगा, कब कब धनात्मक मिलेगा, कब ऋणात्मक और कब ऋणात्मक मिलेगा। मैं 4 टाइप का उदाहरण लिखा हूं और इसको करके आपको दिखा रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, पहला का सोल्यूशन यानी कि डी निकालना है। तो इतना तो क्लियर हो गया है ना कि डी कैसे निकाला जाता है। तो आंसर है बाद का पद माइनस जस्ट पहले वाला पद। तो चलिए बात कर लेते हैं, यहां से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्त, लिखूंगा यहाँ a1 बराबर कितना है, तो आंसर है 6। a2 कितना है, तो आंसर है 3, है ना 3। इसलिए d बराबर क्या होगा, तो आंसर है ये वाला में से इस वाले को घटा देंगे, मतलब बाद का पद माइनस जस्ट पहले वाला पद। तो घटा दिया 3 माइनस किसको, 6, यानी इस बात का मतलब क्या होगा, सुनिएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 बोलिए दोस्त कितना है, तो आंसर a2 हमारा है 3 और माइनस a1 कितना है, तो आंसर है 6। घटेगा तो -3 आया। तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो d का मान है वो ऋणात्मक है। बात समझ आ रही है। थोड़ा सा मैं रफ करते चलता हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ d ऋणात्मक है। तो पहला तो आपको क्लियर हो गया कि d ऋणात्मक भी हो सकता है। तो चलिए इतना उतारिए, अब हम उदाहरण नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, ओके। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा दोस्त, मैं आपको बता दूं, इसको रफ करता हूं थोड़ा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो बात करें यहाँ पर, यहाँ a1 बराबर 2, a2 बराबर भी 2, a3 बराबर भी 2, हर बार 2 ही मिल रहा है। इसलिए d बराबर क्या लगेंगे, a2 माइनस a1। देखिए ना, बाद का पद माइनस उसके जस्ट पहले वाला पद, क्योंकि देखिए ना 2 और 1 कम करेंगे तो 1 ही ना आएगा। तो चलिए तो घटाते हैं, 2 माइनस 2 बराबर में 0। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ d 0 है, यानी कि यहाँ जो सार्वंतर है वो क्या है, 0 है। और आपको इसको देख करके ये समझ आ रहा होगा कि सार्वंतर शून्य तभी हो सकता है जब जितना भी लिखा गया है अनुक्रम, उसमें जितने भी टर्म हैं, यानी a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, सबका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो शून्य मिलेगा। बात समझ आ गई। तो चलिए दूसरा उदाहरण भी नोट कर लीजिए। अब हम थर्ड उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड क्या है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर थर्ड मैंने लिखा 2 4 6 8, है ना, फिर डॉट 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 इसको लिखा। चलिए इसका डी निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ a1 बराबर में 2, अच्छा a2 बराबर बोलिए, तो आंसर है 4। पता है ना इसको a1 या t1, इसको a2 या t2 बोलते हैं, नहीं पता है तो वीडियो नंबर 1 देखिए, ओके। इसलिए d बराबर क्या होगा, तो आंसर है a2 माइनस a1। बात समझ आ गई। कोई डाउट है, डाउट है कमेंट करिए तुरंत, बहुत अच्छा। a2 कितना, तो आंसर है 4, माइनस a1 कितना, 2, तो 4 में से 2 घटा तो 2। तो लिखेंगे यहाँ d क्या है, तो आंसर है धनात्मक है, यहाँ d धनात्मक है। तो 3 ऑब्जर्व आपको करवाया कि अच्छा। एक दोस्त बार बार आप सोच रहे होंगे कि यार d a2 माइनस a1 से ही निकलेगा क्या, तो आंसर है नहीं, आगे भी मन हो तो निकाल सकते हैं आप। अगर मन है तो a3 लिख लीजिए। a3 कितना है दोस्त, तो आंसर है 6 है। तो आप यहाँ से d भी निकाल सकते हैं, इसलिए d बराबर ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटाइएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर आपने a3 लिखा तो इसके बाद a1 नहीं लिखना होगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था ना, an माइनस an-1, मतलब अगर n कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 2, तो a3 माइनस a2 अब निकाल सकते हैं, फिर भी सेम आएगा। देखिए a3 कितना 6 और माइनस a2 कितना, तो आंसर है 4, तो घटेगा तो 2। तो आपने देखा ना, यहाँ पर भी d2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, तो हर बार समान मिलेगा। तो यहाँ पर हमें यह समझ आया कि d क्या है, धनात्मक है। और एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, इस वाले उदाहरण को देखिएगा ध्यान से, एकदम मिटाते हैं इसको। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट उदाहरण की। लास्ट में क्या लिखा गया है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हमें डी निकालना है। तो सबसे पहला काम, यहाँ a1 बराबर कितना, तो 0, a2 बराबर, तो आंसर है 3/2, है ना। इसलिए d बराबर सूत्र क्या है दोस्त, तो a2 माइनस a1।
होगा ना, बाद का पद अब माइनस जस्ट पहले का पद घटा दिया। अच्छा a2 बोलिए तो आंसर है 3/2, माइनस a1 बोलिए तो आंसर है 0, घटेगा तो 3/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ d भिन्नात्मक है। तो आपने ये सीखा दोस्त निष्कर्ष में कि जो सार्वंतर है वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और साथ ही साथ भिन्नात्मक भी हो सकता है। ये सब बातें हमने इस वीडियो में समझा। अब दोस्त मैं आप और ये लास्ट डेफिनेशन है, उसके बाद हमें केवल गणित ही गणित सीखना है, ठीक है। तो आइए क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और बहुत ही आसान डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्त, अब जो यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा एकदम। मैं यहाँ पर स्टार देकर आप अपने कॉपी पर पहले लिख लीजिए कि एपी की गणितीय परिभाषा यानी कि समांतर श्रेणी की गणितीय परिभाषा दीजिए। तो अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रीड कर देता हूँ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या लिखा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कर रहा है कि वह श्रेणी जो a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 n पदों के रूप में होता है तो उसे एपी की गणितीय परिभाषा कहा जाता है। तो इस बात का मीनिंग ये है कि अब तुरंत मैं क्लियर करता हूं, इस बात का मतलब है a1 और इसका मतलब है a2, इसका मतलब है a3 डॉट डॉट इसका मतलब है an, ठीक है, या फिर t1 t2 t3 डॉट डॉट tn द्वारा सूचित किया जाता है। और t1 का या a1 दोनों एक ही बात है, मैंने लास्ट वीडियो में पीछे वाली वीडियो में बताया है कि t1 या a1 का अर्थ होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अच्छा उसके बाद t2 या a2 का अर्थ होता है दूसरा पद यानी कि सेकेंड टर्म, ओके। और इसी प्रकार से tn या an का अर्थ होता है अंतिम पद या nवां पद। अब उसके बाद दोस्त हमें यहां से ये नॉलेज मिला कि अगर एपी में कोई भी चीज इस रूप में लिखा गया a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट n पदों तक लिखा गया है, तो ऐसे में जो a है वो हमारा सिंपल सी बात है प्रथम पद होगा और जो d है वो सार्वंतर है। तो इतना कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद स्टार्ट होगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान काम था, बताना कोई बड़ा नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, यह प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, ठीक है। इस डॉट डॉट n पदों तक जाना है, तो इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अपने कॉपी पर लिख लीजिए टाइप 1 और हेडलाइंस बना लीजिए, दिए गए अनुक्रम से प्रथम 5 पद लिखिए, ठीक है। और इसका कैसे सॉल्यूशन करना है मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा दोस्त। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि अनुक्रम से 5 पद लिखिए, 6 पद लिखिए, तो आपको एक कंडीशन दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि n = n²। ऐसे में हमें इस कंडीशन के आधार पर प्रथम 5 पद हमें निकालना। अब प्रथम 5 पद का मतलब क्या है, तो आंसर है a1, a2, a3, a4 और a5। प्रथम 5 बोला है इसलिए a5, अगर प्रथम 10 बोलता तो a10 तक हम जाते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर है, ओके। तो इसको करे कैसे, तो जब कभी भी बोले 5 पद ना, तो आप ले लीजिएगा n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर, या फिर लिख लीजिए यहाँ पर माना कि n बराबर 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि 5 बोला है, 6 बोलता 6 लेते, 7 बोलता 7 लेते, ओके। तो इतना ले लिया, तो लिखेंगे अब a1, यहां पर n की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। ले लीजिए n बराबर 1 लिया, n बराबर 1 लिया, तो जहां जहां n है उसके जगह पर हम 1 रिप्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। तो n के जगह पर 1 रख दिया, फिर n के जगह पर कितना रखना है, 1, और इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर 1, इट इज क्लियर, ओके। फिर लिखेंगे n बराबर 2 लिया, यानी कि जहां जहां n है वहां वहां क्या रिप्लेस करना है, तो आंसर है 2। तो चलिए a2, फिर n यानी 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर दोस्त 4 होता है, ओके। अब लिखेंगे n बराबर 3 लिया, तो n बराबर जब मैं 3 लिया तो जहां जहां n है वहां वहां 3 रिप्लेस कर देंगे, रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 मिलेगा, इट इज क्लियर, ओके। n बराबर 4 लिया तो a4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रहा हमारा 16। इतना क्लियर है।
A4 देखिएगा ध्यान से, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए मैं इस तरफ कर देता हूं, इसको इस तरफ कर देते हैं दोस्त। A4 इधर लिखता हूं, ओके A4, तो n की जगह पर 4 रख दिया, तो 4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 16 मिला। लास्ट n 5 लेंगे, n बराबर 5 लिया, तो जब n 5 लिया तो जहां जहां n है 5 रिप्लेस कर दिया, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। बात समझ आ गई। अब इसके आगे नहीं ले रहे हैं दोस्त, क्यों, किसी को डाउट है, क्यों नहीं डाउट होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 बोला है, 6 बोलता 6 लेते, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः प्रथम 5 अनुक्रम, या फिर लिख सकते हैं अतः प्रथम 5 पद बराबर क्या क्या आया, तो A1 कितना आया 1, 4, 9, 16, 25, ये रहा आपका फाइनल जवाब। बात समझ आ गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो जितना पद बोला है उतना n ले लेंगे। इट इज क्लियर, ओके। अब मैं इस पर आधारित और एक क्वेश्चन कराऊंगा और फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर टाइप 2 की ओर बढ़ेंगे, तब तक इतना उतार। ओके दोस्त, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, आपको बता रहा हूं कैसे इसको बनाना है। बस जैसे पीछे वाले काम किए ना, तब सेम काम करना है और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ओके देखिएगा, इसमें भी बोला है कितना निकालना है, प्रथम 5, इसलिए n कितना लेंगे, बोलिए जोर से, बहुत अच्छा 5 लेंगे, यानी लिख लेंगे माना कि n बराबर कितना मार्क तक मानना है, तो 5 तक, 1 2 3 4 5। अब फिर बैक टू बैक एक एक करके हम एक बार 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि सुनिएगा दोस्त, प्रथम 5 का मतलब होता है A1 A2 A3 A4 और A5, ये माइंड सेट कर लेना होगा। अगर प्रथम 6 बोलता तो A6 तक जाते, प्रथम 10 बोलता तो A10 तक जाते। इट इज क्लियर, ओके। तो आइए अब हम निकालते हैं। अब लिखेंगे, अब n बराबर कितना लिया, तो आंसर है 1 लिया, n बराबर 1 लिया, ओके। तो जब 1 लिया तो जहां जहां n है वहां वहां कितना रखना है, तो आंसर है 1 रखना है। तो चलिए यहाँ पर n है तो 1 रख दिया, फिर यहाँ n है 1 रख दिया, प्लस है प्लस लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लिया, फिर n के जगह पर 1, अब +2। कोई दिक्कत, इतना सा भी डाउट है तो बोलो कमेंट में। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 × 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, मिला कितना 6। बात समझ आ गई। A1 मिला है, अभी हमें और 4 निकालना है। चलिए अब लिखेंगे n बराबर 2 लिया, यानी जहां जहां n है 2 रख देना है, तो रख दिया। A2 = 2 + 1 और 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है 3 × 2 2 = 4, यानी 3 4 = 12। ओके चलिए n बराबर 3 लिया, तो A3 n के जगह पर 3 रखना है, +1, फिर 3 + 2, फिर आप तो कमाल कर दीजिएगा ना। चलिए 3 1 4 गुना 3 2 5, यानी कि 20। ओके, और इधर बात कर लेते हैं, n बराबर कितना लिया दोस्त, तो आंसर है 4 लिया। कोई दिक्कत, 3 तो ले लिए ना, अब 4 ही ना बचा है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 4 लिया, तो A4 बराबर 4 + 1 4 + 2, यानी 5 × 6 = 30। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट यानी n बराबर 5 लिया, तो A5 क्या हो गया, तो आंसर है 5 + 1 और 5 + 2। ठीक है, गिनती है, पहाड़ा है, बहुत आसान है। तो 6 गुना 5 2 7, यानी कि 42। तो आगे अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 5 बोला था क्वेश्चन में और हमने 5 निकाल दिया। ओके, तो लास्ट में लिखेंगे अतः प्रथम 5 पद = तो जो आया है उसको लिख लेते हैं। तो A1 कितना है, तो आंसर है 6, फिर A2 कितना है, 12 है, फिर 20 है, और फिर आप बोलिए आगे, बहुत अच्छा 30 है, और फिर 42 है। ये रहा आपका फाइनल जवाब। इतना तक क्लियर है बात? कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना उतार लीजिए। अब हम टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और बहुत इजी होता है। देखिएगा, आपने कॉपी में स्टार देकर टाइप 2 लिखिए और क्वेश्चन कैसे लिखना है मैं आपको समझा रहा हूं। लिखिएगा, दिए गए अनुक्रम से वांछित पद निकालें। वांछित पद मतलब दोस्त कि जो क्वेश्चन में दिया है उसको निकालना है, ठीक है।
तो एक इसमें भी कंडीशन दे रखा है और इस कंडीशन के आधार पर हमें A30 निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड में A9 निकालना है, मतलब 9वां पद और 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। आपको एक दोस्त बात याद होगा कि AN होता है, यहाँ पर क्या होता है N होता है, N कितना दे रखा है 30 दे रखा है। बात समझ आ रही है? तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका N बराबर 30, चूंकि N बराबर कितना है 30 है, क्योंकि सुनिए ना यहाँ फॉर्मूला आपको बताया है ना N याद है, तो ये क्या है N है, यानी ये कितना है तो 30 है। 30 क्या है तो आंसर N है, यानी N बराबर 30 दिया, तो इसलिए A 30 बराबर कितना आसान काम, यानी जहां जहां N है वहां वहां क्या रखना है 30 रख देना है। ओके, तो 5 इंटू N के जगह पर कितना रखना है तो आंसर है 30, अब प्लस है तो प्लस 1, तो 35 जा 150 है ना, तो 150 अब प्लस 1 इक्वल टू 151 हो गया आंसर। कितना आसान काम है। बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क देंगे, आप अच्छे से इसको ध्यान से समझते रहिए और बहुत इजी लगेगा आपको। पूरा जब पढ़ लीजिएगा एपी, तो आप चाहे एनडीए का क्वेश्चन हो, एयरफोर्स, नेवी, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब्र के साथ पढ़िए और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसका सोल्यूशन लिखा है कि an बराबर -1 होल पावर n इंटू 2 पावर n, तो हमें 9वां पद मतलब कि A9 ज्ञात करना है। ओके, तो इसमें आप बताइए दोस्त ये क्या है, आप ही बोलिए। बहुत अच्छा, n है, यानी चूंकि n बराबर कितना 9 है ना, इसलिए a जहां जहां n है वहां वहां 9 रख देना है, तो -1 टू दी होल पावर में n की जगह पर 9, बहुत अच्छा, इंटू 2 पावर 9। अब देखिएगा यहाँ पर एक ट्रिक आपको नहीं पता होगा, जिनको जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे -1। ध्यान सुनिएगा दोस्त, -1 के पावर अगर सम संख्या हो, लाइफ में एक बात याद रखिएगा क्योंकि बहुत पहले बता दिए हैं, पर फिर भी -1 के पावर अगर सम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। जैसे ध्यान सुनिएगा, -1 के पावर अगर 10 तो 1, क्यों? क्योंकि 10 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। बात समझ आ गई? चलिए आगे बात कर लेते हैं। और एक नोट, ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। और मैं बताऊं तो अच्छे स्टूडेंट्स का काम होता है कि जो भी लिखे चुपके से जल्दी लिख ले, है ना। चलिए आगे, -1 के पावर अगर विषम संख्या है तो रिजल्ट दोस्त हमेशा -1 होता है। ठीक है, जैसे -1 के पावर 9 बराबर -1, क्यों? क्योंकि 9 कौन सी संख्या है तो आंसर है ऑड नंबर, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है इसलिए क्या हो गया -1 हो गया। तो ये बात अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो उससे और अच्छा बात है क्योंकि आप जान गए, है ना। तो आइए उस रूल के आधार पर दोस्त ये देखिएगा, -1 के पावर विषम संख्या है तो रिजल्ट क्या होगा -1, तो -1 के पावर विषम संख्या -1। कोई दिक्कत है इतना सा भी तो बोलो, नहीं है। अच्छा, 2 के पावर 9 दोस्त कितना होता है? अच्छा, 2 के पावर 9 का मीनिंग क्लियर है, मैं बता दूं। 2 के पावर 9 का मतलब है 2 को कितना बार लिखना है तो आंसर है 9 बार लिखना है। तो देखिएगा 2 2 4 2 6 2 8 और 8 1 9। चलिए गुना करा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 256 दूनी 512। बात समझ आ रही है? चलिए बहुत अच्छा। और 512 में जब हम -1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -512। कितना आसान काम है ना, हो गया आंसर। इतना सा भी दिक्कत आ रहा है तो बोलो। चलो बहुत अच्छा, आप अपने कॉपी पर इतना नोट कर लीजिए। अब मैं दोस्त होमवर्क देने जा रहा हूं टाइप 1, इसको टाइप 2 कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, अपने कॉपी में टाइप 2 कर लीजिएगा। मैं इस पर आधारित कुछ होमवर्क दूंगा और आपको बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, भूलना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको त्रिकोणमिति का पूरा निचोड़ साथ ही साथ प्रैक्टिस करवाया है, उससे कई गुना ज्यादा इसमें भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसलिए आप, और इसमें भी हम लोग एनडीए का क्वेश्चन, एयरफोर्स का क्वेश्चन देखेंगे। बशर्ते आप सब्र करिए और लिखते चलिए, फिर देखिएगा कितना, मतलब आप एनसीईआरटी, तो बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बनाना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। मैं 10 टाइप पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखिएगा कितना कमाल होने वाला है। तो इसको उतार लीजिए। अब हम आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 सीखेंगे।
अभी मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको उतना उतारें। यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ दोस्त, मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस कारण से मैंने यहाँ पर होमवर्क दे रखा है। जो मैंने 2 टाइप पढ़ाया तो उन दोनों टाइप पर आधारित मैंने आपको होमवर्क दे दिया और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं हटाऊं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। और मैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन दिया है यदि t1 बराबर 3 एवं tn बराबर tn-1 + 7, तो हमें t2, t3, t4 एंड t5 की वैल्यू ज्ञात करना है। एक बात क्लियर कर दूं दोस्त, यहाँ पर t1 लिखा है या फिर a1 लिखा है, बात एक ही है ना। ये पीछे वाले वीडियो में हमने बताया है आपको। ओके, तो चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। लिखेंगे चूंकि t1 बराबर 3, यानी t1 तो दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते इधर दिया है t1 बराबर 3, बात समझ आ गई। ओके, अब लिखेंगे चूंकि tn बराबर tn-1 + 7। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं। आपको t1 दे रखा है, हमें t2 निकालना है, तो लिखेंगे n बराबर, ये क्या होता है दोस्त, यहाँ पर tn है ना, तो ये क्या है 2 है, तो लिखेंगे n बराबर 2 रखा। बात समझ आ रही है, यहाँ पर n है ना, तो n कितना निकालना है 2, तो n बराबर 2 रखा। इसलिए t जहां जहां n है वहां वहां क्या रिप्लेस कर देना, तो आंसर है 2, तो n की जगह पर 2 रख दिया। फिर t प्लस, यहाँ पर देखिएगा n की जगह पर 2 अब -1 अब +7। बात समझ आ गई। ओके, तो ये घटाइएगा तो दोस्त हमारा हो जाएगा t1 अब +7। अब अगर अच्छा से देखिएगा तो दोस्त t1 की कुछ वैल्यू दे रखा है, तो आंसर है 3 दे रखा है, तो 3 रख दिया, अब +7, इसलिए फाइनल जवाब रहा t2 बराबर 10, क्योंकि 3 में 7 जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, यानी आपने t2 निकाल लिया। अब हम 3 निकालेंगे, तो लिखेंगे n बराबर 3 रखा, n बराबर 3 रखा, तो देखिएगा t3, तो जहां जहां n है वहां वहां 3 रख देना है, तो रख दिया, तो t3-1 +7। बात समझ आ रही है, तो ये t3 = t2 अब प्लस में 7। ओके, अब t2 की वैल्यू कितना दोस्त, तो आंसर है 10, तो रख देते हैं 10, तो t3 = 10 अब प्लस कितना 7, यानी इसलिए t3 बराबर कितना आ गया 17 आया। t3 भी निकल गया। अब क्या निकालना है, t4 निकालना है, तो n बराबर कितना रखा, तो आंसर है 4 रखा, तो जहां जहां n है वहां वहां 4 रखना है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है मेन काम, तो 4 - 1 + 7, तो ये रहा t3 + 7। t3 बोलिए दोस्त कितना आया, तो आंसर है 17 आया। समझ आ रही है बात, बहुत अच्छा। अब +7, इसलिए t4 = 24। बात समझ आ गई। लास्ट t5, तो n बराबर कितना रखा, तो आंसर है 5 रखा, इसलिए t5, t जहां जहां n है वहां वहां 5 रख लेते हैं, तो 5 - 1 प्लस में 7, यानी t4 + 7, t4 + 7। फिर इधर उतारना है, पहले ये उतारना है फिर उस तरफ, ठीक। ओके, t5, तो t4 कितना आया दोस्त, तो आंसर है देखिए ना इधर, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना। ओके, 24 आया, अब +7, यानी 24 से 7 31 हो गया आपका फाइनल आंसर। फिर से सुनिएगा कैसे करना था, मैं आपको रिपीट करा देता हूं, सुनिए। क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया था और t2, t3, t4, t5 निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, t1 बराबर जितना दिया है लिख लेना है, पहला काम। तो अब उसके बाद जो कंडीशन दिया जाएगा, हमेशा एक कंडीशन दिया रहेगा, मैं होमवर्क इस पर भी दूंगा, तो कंडीशन दे देगा। ओके, निकालना क्या है, 2 से शुरुआत करना, इसलिए n बराबर कितना रखा, 2 रखा। मान लीजिए t3 से शुरुआत करना होता तो n कितना रखता, तो आंसर है 3 रखता। बात समझ आ गई। 2 से शुरुआत करना, इसलिए n कहां से स्टार्ट किया, 2 से। इट इज क्लियर। ओके, तो जहां जहां n था वहां वहां 2 रख दिया, तो 2 - 1 अब +7 है, तो 7, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो t1 कितना है, तो आंसर है 3 है, +7 = 10। इसी प्रकार सबको करते जाना है। इतना क्लियर हो गया आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। अब हम टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्त, इतना अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं टाइप 4 का, और ये एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बात बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, फिर आपके लिए बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है क्या 6, 9, 12, 15 ... एपी में है, ये क्वेश्चन में बोला है
चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एपी में है कि एपी में नहीं है, तो आपका पहला वर्क क्या होगा उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आपका दोस्त पहला वर्क ये होगा कि आप कम से कम 2 बार डी निकाले। 2 बार क्या निकाले? डी मतलब 2 बार सार्वअंतर निकालना है आपको। कैसे निकालना मैं तुरंत क्लियर करता हूं, लेकिन इतना याद रखिएगा कम से कम 2 बार। और अगर आपने दोनों बार सार्वअंतर निकाला यानी कि डी निकाला और दोनों के दोनों बार उतना ही वैल्यू आया जो कि फर्स्ट टाइम आया था, तो अगर यानी कि दोनों बराबर होगा तो हम कहेंगे दोस्त कि यह जो है ना एपी में है। बात समझ आ गई? और अगर फर्स्ट टाइम डी कुछ अलग आया, सेकेंड टाइम डी कुछ अलग आया, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि वह एपी में नहीं है। तो मैंने क्या बोला कुछ कुछ समझ आया होगा, मैं पूरा कर देता हूं बना करके। क्या मैंने कहना चाह रहा हूं, क्या मैं कहना चाह रहा हूं तुरंत क्लियर कर देता हूं। देखिएगा ध्यान से दोस्त, पहला काम आपको लिख लेना है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले। यहाँ A1 बोलिए जोर से 6 है, A2 कितना है 9 है, A3 कितना है तो आंसर है 12 है। इतना काम कर लेना है, मन हो तो A4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है लिखेंगे अब सुनिएगा D बराबर सूत्र क्या होगा तो आंसर है A2 माइनस A1। पहला काम ऐसा कर लेना है, यानी मैंने बार बार बोलता हूं ना कि ऐसे घटाया जाता है, पहले इस वाले को लिखा जाता है फिर उसके जस्ट पहले वाले को, या मन है तो इसको लिखिए फिर उसके जस्ट पहले वाले को। ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। ओके, तो बताइए दोस्त A2 कितना है तो आंसर है 9 माइनस A1 कितना है तो 6 है, तो D कितना मिला 3 मिला। अब हम नेक्स्ट टाइम भी अगर D निकालें और 3 आया तो समझिएगा एपी में है, नहीं तो नहीं है। यही तो मैं बोल रहा था। लिखेंगे पुनः D बराबर, अब देखिएगा यह सूत्र नहीं लगाएंगे, अब आगे वाला मतलब पहले हम A3 लिखेंगे और अगर आपने A3 लिखा है तो इसके जस्ट पहले वाला कौन होगा तो आंसर A2 होगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला मेन फॉर्मूला बताया है ना D बराबर an माइनस 1। ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है ना, देखिए ना an और एक कम रखना है तो एक कम है, तो हमेशा इसी फॉर्मूला को यूज करना है। अगर आपने 3 लिखा तो 2 आएगा, 4 लिखे हैं तो 3 आएगा, 5 लिखे हैं तो 4 आएगा, मतलब इधर बड़ा वाला और इधर कम वाला, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो A3 कितना है दोस्त तो आंसर है 12 है, माइनस A2 कितना है 9 है, तो D बराबर 3 आया। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि यहाँ पर भी D उतना ही आया जितना कि यहाँ आया। इस बात का मतलब ये है, इधर हिंदी में लिखेंगे दोस्त कि यहाँ सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है। तो लाइफ में एक बात याद रखिएगा, जब जब सार्वअंतर समान होगा तब तब कहिएगा। इसलिए जो क्वेश्चन में दिया है 6 9 12 15 डॉट 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 एपी में है, ये हो गया आपका फाइनल जवाब। बात समझ आ गई? फिर से जब डी समान होगा यानी कि सार्वअंतर समान होगा तब तब कहिएगा एपी में है। ओके, चलिए दोस्त हम और एक ऐसा उदाहरण लाते हैं जो कि एपी में नहीं है। तो पहले इसको टाइप 4 करके इसको लिख लीजिए। अब हम वह उदाहरण लाएंगे आपके सामने जो कि एपी में नहीं है और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। इतना उदाहरण देखते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि क्या एपी में है कि नहीं है। एपी में कब होगा जब 2 बार डी निकालेंगे और दोनों डी क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया तो कहेंगे क्या एपी में है, अदरवाइज नहीं है। ओके, आइए इसमें देखते हैं। पहला काम क्या मैंने बोला यहां लिख लेना है, ठीक है, अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। A1 बराबर कितना 2, ठीक है, A2 बराबर तो आंसर है 4, A3 बराबर 8। अब बहुत लोग कहेंगे A4 नहीं लिख सकते क्या, तो आंसर है लिख सकते हैं। आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ओके, अच्छा अब लिखेंगे अब D बराबर क्या मैंने बोला A2 माइनस A1 लिख लेना है। A2 माइनस A1 क्योंकि पहले बड़ा वाला फिर उसके जस्ट पहले वाला है ना। तो चलिए देख लेते हैं A2 कितना तो आंसर है 4 माइनस A1 कितना तो आंसर है 2, यानी इसलिए D बराबर कितना आया दोस्त 2 आया। और एक बार निकालेंगे ना, फिर लिखेंगे पुनः D बराबर, अब क्या करेंगे ना इसको इसमें से घटा देंगे, यानी पहले A3 माइनस A2। क्यों A3 माइनस A2 हो रहा है, क्लियर है बात? क्योंकि बार बार मैं फॉर्मूला रिपीट करा दूं आपको, an माइनस 1, ये मैंने D का फंडामेंटल फॉर्मूला डिफाइन किया था।
और आगे चल करके मैं इसको प्रूव भी करूंगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, चेक कर लेते हैं। A3 कितना है दोस्त, तो आंसर है 8, माइनस A2 कितना है, 4 है, तो इसलिए D बराबर 4। तो यहां पर क्या आपने ऑब्जर्व किया दोस्त कि जब आपने फर्स्ट टाइम D निकाला तो कितना आया, तो आंसर है 2 आया, ओके। जब आपने सेकेंड टाइम D निकाला तो कितना आया, 4 आया। तो इस बात का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो सार्वंतर है वो समान नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां सार्वंतर समान नहीं है। और जब जब सार्वंतर समान नहीं होता है तब तब कहेंगे अतः 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट AP में नहीं है। सिंपल। अरे जब सार्वंतर समान होगा तभी ना कहेंगे AP में है। अब सार्वंतर समान है ये नहीं है तो AP में क्यों होगा भाई, नहीं होगा ना। तो ओके, इस तरीके से मैंने 2 टाइप का उदाहरण समझाया आपको, टाइप 3 और टाइप 4। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्त, और एक उदाहरण करा देता हूं, ठीक है, और फिर मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन, आइए दोस्त हम और एक क्वेश्चन देखते हैं और इसको पता लगाएंगे कि AP में है कि नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं, AP में कब कहेंगे, जब दोनों बार का जो D आया का जो वैल्यू आया है वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया तो AP में है, नहीं आया तो AP में नहीं है। ओके, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम दोस्त, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ A1 बराबर, बोलिए जोर से, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप लोग। ऐसे पढ़िएगा तो लॉकडाउन से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा सिलेबस, ठीक है। बस आप लोग पूरा मेहनत करिए, हर बार इतना जज्बा जुनून के साथ लग जाइए ना, क्योंकि ये मत देखिए कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सिलेबस बिहार बोर्ड कम कर दिया है तो कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये मन से भावना निकाल दीजिए दोस्त, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये मन के भावना अंदर रखिएगा कि बिहार बोर्ड ने सिलेबस कम कर दिया है तो ये गलत बात है। क्योंकि मान लीजिए आपको तो आगे चल करके नॉलेज लेना है ना, इससे बेहतर क्या है कि आप लोग घर बैठे मैं पढ़ा ही रहा हूँ, क्लास में बुलाकर पढ़ा ही रहा हूँ, तो दोनों जगह पढ़िए और पूरा चीज सीखिए, फिर देखिएगा कितना कमाल होने वाला है। मन से निकाल दीजिए कि सिलेबस कम है, हमें कम पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं, ये मत सोचिए, क्योंकि ये सोचिएगा तो आगे चल करके दिक्कत होगा। जब ISC में मैथमेटिक्स लीजिएगा तो उस समय दिक्कत करेगा, क्योंकि जब बेसिक चीज नहीं पढ़े होंगे तो एडवांस कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं हर एक चीज दूंगा आपको दोस्त, आप बशर्ते ढंग से देखिए, ढंग से पढ़िए, और हाँ, इस वीडियो को पूरा शेयर करिए, हर एक जितने भी आपके दोस्त हैं ना उन सबके पास फैला दीजिए, क्योंकि सबको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। A2 कितना, तो आंसर है 3/2। A3 कितना दोस्त, तो आंसर है 2, ठीक है। अब A4 भी लिख सकते हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, लिख सकते हैं। ओके, अब लिखेंगे सिंपल, अब D बराबर क्या, तो आंसर A2 - A1। बात समझ आ रही है। ओके, A2 कितना, तो आंसर है 3/2, अब माइनस A1 कितना, तो 1, तो इसके नीचे 1 हो सकता है, आंसर है हाँ हो सकता है। 2 1 का लघुत्तम 2, ये 3 का 3, अब माइनस यहाँ पर 2, यानी D बराबर कितना मिला, तो आंसर है 1/2 मिला। ओके, पुनः D बराबर, अब फिर से एक बार D निकालेंगे ना, तो क्या अब क्या लिखेंगे, A3 या माइनस A2। तो अब बताइएगा दोस्त, A3 कितना, तो आंसर है 2 है, माइनस A2 कितना, तो 3/2, इसके नीचे 1 हो सकता है, तो आंसर है हाँ ये 2 है, ठीक है। और 2 1 का लघुत्तम अगेन 2, तो 2 2 = 4 और -3, ये बटापा के घटाव है, नहीं आ रहा है तो समझ ही रहे हैं क्या करना पड़ेगा। इसके लिए या तो नीचे क्लास में जाना पड़ेगा या तो पूरा जुनून के साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो आप पर डिसाइड आपको करना है कि मुझे करना क्या है, ढंग से पढ़ना है कि कहाँ जाना है। ओके, घटाएंगे तो 1 और नीचे 2। तो यहाँ पर हमने मेन काम क्या देखा दोस्त, मेन ऑब्जर्व हमें यहाँ पर ये हुई कि यहाँ पर भी D 1/2 है और यहाँ पर भी D 1/2 है। इस बात का मतलब है दोनों D समान है। तो जब समान मिल गया तो क्या कहिएगा, AP में है, सिंपल है। तो लिखेंगे यहाँ सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए 1, 3/2, 2, 5/2 डॉट डॉट AP में है। बात समझ आ गई? इतना सभी डाउट है कमेंट करो जल्दी एकदम। चलो बहुत अच्छा, बस मैं इतना ही बताया टाइप 3 और टाइप 4, क्योंकि एक दिन में 2 टाइप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको मुझे सिखाना है, बार बार कहता हूं। तो
तो इतना उतार लीजिए। अब मैं होमवर्क दे देता हूं, आप अपने कॉपी पर उसको उतार लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना उतारिए, अब हम होमवर्क देते हैं। ओके, कुछ होमवर्क दे रखा है और आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस करके जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। फिर जब क्लास टाइम आइएगा तो उसको उस समय दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने 5 दिया है और 5 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप ढंग से मेहनत करते हैं तो, ठीक है। इसको मैं हटा हूं, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, बस करके कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बनाने में पूरा सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 5। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने टाइप 4 तक कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा। ओके, ध्यान समझिएगा टाइप 5 में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको सुनिएगा। क्वेश्चन है दोस्त, अपने कॉपी पर स्टार देकर लिखिए कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करे जिसका प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ये क्वेश्चन का हेडलाइंस बोला है और इस तरीके का क्वेश्चन दिया a बराबर 4 d बराबर -3। ध्यान से सुनिएगा कैसे बनाता हूं। सबसे पहला काम लिख लीजिए, दिया है, देखिए प्रथम पद a बोला है यानी a1 दिया है। प्रथम पद को a1 से सूचित करते हैं, ये बात मैंने बहुत पहले बता दिया है। और a1 कितना दिया है तो आंसर है 4 दिया है, कॉमा d बराबर कितना दिया तो आंसर है -3 दिया। निकालना क्या है तो आंसर है प्रथम 4 पद निकालना है। इस बात का मीनिंग समझिएगा, प्रथम 4 का मतलब a1, a2, a3 और a4। तो a1 तो दे रखा है दोस्त और हमें 3 निकालना है, ठीक है। तो आइए अब हम निकालते हैं। तो लिखेंगे a2 बराबर सूत्र क्या होता है याद है, मैं एपी की गणितीय परिभाषा पढ़ा रहा था तो बताया था ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। पीछे वाली वीडियो में, पीछे वाली वीडियो नंबर 3 में जाकर के देखिएगा, मैं एपी की गणितीय परिभाषा बता रहा था इस तरीके का, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। इस बात का मतलब क्या होता था, ये a1 था, ये क्या था a2 था, ये क्या था a3 था। मैंने उस समय बताया था ना, ये a1 है, ये a2 था, है ना। यानी a2 का सूत्र क्या होता है दोस्त तो आंसर है a प्लस डी होता है। चूंकि a2 बराबर कितना a प्लस डी, क्यों, क्योंकि यहां से पढ़िए गणित एपी की गणितीय परिभाषा याद करिए, होता है ना। चलिए बहुत अच्छा, सिंपल है। इसके बाद a कितना दोस्त तो आंसर है 4 प्लस डी कितना -3। कोई दिक्कत है, इतना सा भी डाउट कमेंट करो एकदम जल्दी, बहुत अच्छा। तो 4 -3 यानी इसलिए a2 बराबर 1। इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट यानी अब हम बात करते हैं a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो आंसर a प्लस 2d होगा ना। अरे बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, कमेंट करिए हाँ होगा। तो a प्लस 2d, ठीक है। ओके, तो a कितना दोस्त तो आंसर है 4 प्लस 2 गुना d कितना तो आंसर है -3। बात समझ आ रही है। चलिए बहुत अच्छा, इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूं यहां से, ठीक है। तो देखिएगा उसके बाद 4 घटेगा तो -6 यानी कितना मिल गया -2 मिल गया, यानी a3 हमें -2 मिला। अब क्या निकालना है a4 निकालना है। तो a4 का सूत्र क्या होगा तो आंसर a प्लस 3d। बात समझ आ रही है। तो a4 का सूत्र है a प्लस 3d, ये रट जाइएगा एकदम लाइफ में बात। ओके, a कितना तो आंसर है 4 प्लस 3 इंटू d कितना तो आंसर है -3। चलिए घटा लेते हैं, तो 4 माइनस घटेगा तो 9, इसलिए a4 बराबर -5, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिखेंगे दोस्त, अतः इधर क्वेश्चन के अनुसार अतः प्रथम 4 पद बराबर क्या क्या आया तो आंसर है 4 कॉमा a2 कितना आया तो आंसर है 1 कॉमा -2 कॉमा -5। ये रहा आपका आंसर। कोई डाउट है कमेंट करिए जल्दी एकदम। चलिए ठीक है, आज अब मतलब कि ये जो टाइप 5 का एक उदाहरण इतना देखा, और मैं एक उदाहरण करवाता हूं, फिर टाइप 6 की ओर बढ़ेंगे। तब तक इतना उदाहरण, और एक क्वेश्चन इसमें कराते हैं टाइप 5 में, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, फिर से वही क्वेश्चन है, हेडलाइंस वही है, केवल अंतर क्या है कि अब a 2 दिया है और d 0 दिया है। निकालना क्या है तो प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पद का मतलब है a1, a2, a3 और a4, है ना, ये निकालना है।
अच्छा, A1 तो दे रखा है, इतना तो क्लियर है बात, ओके। यानी कि A2, A3 और A4 निकालना है। तो A2 का फॉर्मूला मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कैसे, तो AP की गणितीय परिभाषा से आपको याद होगा, इस तरीके के करके हमने लिखा था, है ना। तो उसमें मैंने बोला था दोस्त कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है तो यहाँ पर देख लीजिए, और अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो पीछे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब A4 का सूत्र क्या होता है, A+3D, A3 का सूत्र A+2D, A2 का सूत्र A+D और A का ये सूत्र है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है। तो आइए इस सूत्र के आधार पर इसको बनाना देखिएगा कितना इजी हो जाएगा। सबसे पहला तो मैं लिख लेता हूं, दिया है A1 बराबर 2, है ना, प्रथम पद दिया है ना, देखिए ना प्रथम पद दिया है। अच्छा, D बराबर कितना दिया, 0 दिया। लिखेंगे अब A2, अब लिखेंगे चूंकि A2 बराबर सूत्र क्या होता है तो दोस्त आंसर A+D होता है। ये बात समझ आ रही है, चलिए A+D। A कितना दिया, 2 दिया, D कितना दिया, 0 दिया, इसलिए A2 बराबर कितना मिला, तो आंसर है 2 मिला। चलिए अब हम A3 बात कर लेते हैं। तो चूंकि A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A+2D, तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर A+2D। A कितना है, 2 है, प्लस 2 गुना D 0, यानी देखिएगा थोड़ा मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, 2 का 2 और 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। बात समझ आ गई। अच्छा आगे, चूंकि A4 बराबर क्या होता है तो आंसर A+3D होता है। तो A का वैल्यू कितना, तो आंसर है 2 है, अब +3 इंटू D कितना, 0 है, इसलिए A4 बराबर फिर से मिलेगा हमारा 2, क्योंकि देखिएगा ये हो जाएगा, मैं कर ही देता हूं, देखिएगा 2 प्लस 0 है ना, 2, 3 में 0 से करेंगे तो 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आया, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः प्रथम, देखिए बोला है ना प्रथम 4 पद, तो 4 पद कौन कौन आया, तो आंसर है A1 2 ही दे रखा है, A2 भी 2 ही आया, देखिए ना A3 भी 2 ही आया और A4 भी 2 ही आया, यानी हर बार सेम आया है, ठीक है। जैसे नोट में लिखवाया था ना मैं एक बार कि D का मान जब 0 हो तो जो है ना सेम होता है, ये लिखवाया था ना, और यहाँ पर ये आ भी गया, ठीक है। तो इसको नहीं उतारना है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बाकी के इन सबको उतार लीजिए अपने कॉपी में। अब हम टाइप 6 की ओर बढ़ते हैं, ओके। हम बात कर लेते हैं टाइप 6 का। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन होता है और एग्जाम में 2 मार्क्स का आ जाता है, और साथ ही साथ आपका टाइप 6 NCERT पर आधारित है। और मैं हर एक बार कहता हूं कि मैं टाइप वाइज करके इसलिए पढ़ाता हूं ताकि अब दुनिया का कोई भी किताब बनाए, RD शर्मा, RS अग्रवाल, KC सिन्हा, सब आपसे बनेगा। मैं 10 टाइप पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखिएगा कितना कमाल होने वाला है। तो आइए अब हम बात करते हैं टाइप 6 का। हेडलाइंस क्या बनाना है दोस्त, लिख लीजिएगा, दिए गए एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर निकालना है। बहुत आसान काम, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन ये दे रखा है, फिर से सुनिएगा, निकालना क्या है, प्रथम पद और सार्वंतर, सिंपल है ना। तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि, इसलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं प्रथम पद, है ना। प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, तो आंसर A1 से, है ना। तो A1 कितना है, देखिए ना जोड़ से, बहुत अच्छा, 6, एक आंसर मिल गया। प्रथम पद लिख लिया, क्या लिखना है अब, सार्वंतर। अब लिखेंगे सार्वंतर, यानी कि ब्रैकेट में D, सार्वंतर ब्रैकेट में D। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, A2 माइनस A1। कोई दिक्कत है, इतना सा भी है डाउट कमेंट करो, ओके। A2 कितना, देखिए A2 है ना, A1 ये तो A2 ये, तो A2 कितना दे रखा है, तो 3 है, माइनस A1 कितना 6, घटेगा तो -3, हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, अरे बहुत आसान है, मैंने बोला ना अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। चलिए इसको उतारिए, हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, ओके। चलिए दोस्त मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, प्रथम पद एवं सार्वंतर निकालना है। तो आइए निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन सिंपल, लिखेंगे क्या, प्रथम पद, तो प्रथम पद को A1 से डिनोट करते हैं। तो A1 कौन है, तो आंसर ये है, कितना है, 2 है, लिख लिया, हो गया, एक आंसर मिल गया ना, ये आंसर है, ठीक है। अलग अलग तरीका होता है, आपको लिखने का तरीका शायद अलग हो, ठीक है। अब निकालना क्या है, सार्वंतर, तो लिखेंगे सार्वंतर, अब ब्रैकेट में दोस्त D, फॉर्मूला बोलिए जोर से, बहुत अच्छा, A2 माइनस A1, ओके।
A2 कितना, तो आंसर है, देखिए सुनिएगा, अगर ये A1 है तो ये क्या है, A2 है, तो A2 कितना दिया, 4 दिया, माइनस A1 कितना दोस्त, तो आंसर है 2, तो लिख लिया 2, घटेगा तो आंसर है 2, हो गया। यानी लास्ट में लिख सकते हैं अगर मन है तो, अतः A1 बराबर 2 कॉमा D बराबर 2, हो गया आंसर। कितना इजी है ना। और मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं और फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, पहले इसको अच्छे से उतार लीजिए, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। ओके दोस्त, और एक क्वेश्चन करा देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिखा 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसका भी हमें क्या बताना है, तो आंसर है प्रथम पद एवं सार्वंतर बताना है। सिंपल लिखेंगे सॉल्यूशन, प्रथम पद ब्रैकेट में A1 कितना, तो आंसर है 6, कोई दिक्कत है नहीं है। लिखेंगे अब फिर सार्वंतर, तो सार्वंतर को D से सूचित करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला A2 माइनस A1, ओके। A2 कौन है, तो आंसर है हमारा ये A1 है, तो ये A2 है ना। तो A2 कितना, तो आंसर है 9, और माइनस A1 कितना, तो आंसर है 6, यानी कि कितना मिला, D, यानी कि D जो हमें मिला 3 मिला। तो लास्ट लाइन लिख लीजिए, अतः A1 बराबर 6 कॉमा D बराबर 3, ये रहा आपका फाइनल जवाब। इतना में कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा कि डाउट हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो से और अच्छा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक इतना उतारिए। अब मैं जो टाइप 5 और टाइप 6 पढ़ाया, इन दोनों पर आधारित कुछ होमवर्क दे देता हूं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना उतारिए, अब हम होमवर्क देते हैं। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क दे रखा है और इसको कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। मैं हटाऊं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, ठीक है। ओके चलिए, ये मैंने जो पढ़ाया है ना अभी टाइप 5 और टाइप 6 उसी पर आधारित दिया है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया ना कि एपी के प्रथम 4 पद निकाले, यानी प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, यानी प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है और क्या निकालना है, 4 पद, मतलब A1 दे रखा है और बचा हुआ 3 निकालना है। मैंने बताया कैसे निकालना है, निकाल लीजिएगा। ओके, टाइप 6 में मैंने पढ़ाया कि एक एपी दिया रहेगा, उससे प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखना होगा, तो उस तरीके का मैंने एक दे रखा है। देखिएगा एपी इतना दे रखे हैं, तो इसमें से प्रथम पद समझने कौन कौन होगा, जो पहला है प्रथम पद, और सार्वंतर कैसे निकालना है, मैं बार बार कहता हूँ A2 माइनस A1, है ना। तो करके निकाल सकते हैं आप, इजी, बहुत आसान है, ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 7 टाइप 8 करके पढ़ेंगे और उस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होगा। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। मैं और बात बता दूं दोस्त, एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब पूरा इंटरेस्टिंग भरा है, क्योंकि देखिए ना, आप एक जैसे एक नंबर लिख दिया जाए, देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है ये, नंबर लिख दिया जाए और कोई व्यक्ति कहे कि इसका 100वां पद क्या है, तो हम बता सकते हैं। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम, जैसे मान लीजिए, देखिए सुनिएगा ध्यान से, ये इतना लिखा है ना 150, तो पूछेगा 100वां पद क्या है, तो हमें बताना होगा। अब बहुत लोग क्या करेंगे, गिनती पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला मैं सिद्ध कराऊंगा आने वाला समय में जो कि आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं इसका 100वां पद क्या है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना। और जैसे बहुत सारा चीज इसमें सीखने वाले हैं, तो बस आपको ध्यान से देखना है। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप अभी से ही एनडीए फोर्स का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ये मेरा आपसे गारंटी है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।